बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था IEEE 802.11 वायरलेस लैन स्टैंडर्ड्स के हवाले से हमने बात की थी, जिसमें हमने प्रोटोकॉल को ओवरव्यू किया था, उसके सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को हमने देखा था। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब, उसके हवाले से हमने देखा था कि वेब बेसिकली क्या है और किस तरीके से ये प्रोटोकॉल काम करता है, उसको हमने डिटेल से देखा था। देन हमने वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी WTLS, उसको हमने डिटेल के साथ देखा था, उसके डिफरेंट फीचर्स को देखा था। आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, जिसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिगार्डेड नेटवर्क सर्विस। तो ईमेल एक कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी सर्विस है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो करंटली मैसेज कंटेंट्स आर नॉट सिक्योर। तो मैसेज कंटेंट्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, मे बी इंस्पेक्टेड आइदर इन ट्रांजिट, या तो वो जब कम्युनिकेशन के दरमियान उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है, और बाय सुटेबली प्रिविलेज्ड यूजर ऑन डेस्टिनेशन सिस्टम। ईमेल सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है, हम किस तरीके से उसके अंदर सिक्योरिटी ला सकते हैं। ईमेल सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, मैसेज इंटेग्रिटी एंड नॉन रिप्यूडिएशन ऑफ ओरिजिन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि हम किसी चीज़ को किसी दूसरे से उसको के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, हम उसको सेव करना चाह रहे हैं। दिस इज बेसिकली कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। ईमेल हमारी कॉन्फिडेंशियल, हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। सो ईमेल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी एक पॉइंट आता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ सेंडर ऑफ मैसेज, कि हम किस सेंडर ने भेजी है, ऑथेंटिकेटेड सेंडर है। मैसेज इंटेग्रिटी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉडिफिकेशन, मैसेज इंटीग्रेटेड मैसेज आना चाहिए, उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन रिप्यूडिएशन ऑफ ओरिजिन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिनाइल बाय सेंडर। तो ये है कि जो सेंडर है उसको ऑथेंटिकेट करना है, और इस चीज़ से भी करना है कि नॉन रिप्यूडिएशन ना हो, मीन्स के जो सेंडर है वो ऑथेंटिकेटेड सेंडर है और वो उसको डिनाइल नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास बेसिकली चार जो हैं वो सिक्योरिटी ईमेल के हवाले से फोकस पॉइंट्स हैं, कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, मैसेज इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एंड नॉन रिप्यूडिएशन ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। प्रिटी गुड प्राइवेसी PGP, the Pretty Good Privacy PGP secure email program is a remarkable phenomenon, has grown explosively and is now widely used. Largely the effort of a single person, Phil Zimmerman, who selected the best available crypto algorithm to use and integrated them into a single program. Pretty Good Privacy PGP provides a confidentiality and authentication service that can be used for electronic mail and file storage application. तो PGP को हम फाइल स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। It runs on a wide range of system in both free and commercial versions. PGP basically overall अगर हम इसको देखें तो basically it is widely used de facto secure email के लिए हम pretty good privacy
यूज कर रहे होते हैं, जिसको डेवलप किया है फिल जिमरमैन. Selected best available crypto algo to use integrated into a single program on Unix PC, Macintosh and other systems. हम उन सब पे यूज कर सकते हैं. and originally free, now also have commercial version available. तो PGP जो है वो वर्ल्ड वाइड एक तो यूज हो रहा है एंड कमर्शियल इसके वर्जन भी अवेलेबल हैं. अब हम बात करेंगे पीजीपी के जो ऑपरेशंस हैं, प्रीटी गुड प्राइवेसी के ऑपरेशंस क्या हैं. सबसे पहले ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन में देखते हैं क्या होता है. सबसे इसमें 5 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं. सेंडर्स क्रिएट मैसेज, देन मेक SHA 1160 बिट हैश ऑफ मैसेज, अटैच्ड RSA साइंड हैश टू मैसेज, उसको अटैच करता है. एंड देन रिसीवर डिक्रिप्ट्स एंड रिकवर्स हैश कोड. रिसीवर्स वेरीफाइज रिसीव्ड मैसेज हैश. तो पीजीपी के जो हमारे ऑपरेशंस हैं ऑथेंटिकेशन में, तो 5 ऑपरेशंस हैं. सेंडर क्रिएट मैसेज, एक तो क्रिएट करता है. सेकेंड SHA 1160 बिट हैश फंक्शन, उसके साथ हैशिंग करता है. फिर RSA उसके साथ अटैच करता है साइंड हैश टू द मैसेज. एंड देन रिसीवर डिक्रिप्ट्स एंड रिकवर्स हैश कोड. जो रिसीविंग एंड पे जाता है तो वो उसको रिकवर करता है हैश कोड को. एंड रिसीवर वेरीफाइज रिसीव्ड मैसेज हैश. उसको जो मैसेज है उसको जो मैसेज हैश है उसको वेरीफाई करता है. तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है पीजीपी ऑपरेशंस. confidentiality, the sender forms 1 to 8 bit random session key. तो 1 to 8 bit की एक सेशन की को बनाता है. encrypt message with session key, फिर attach session key encrypted with RSA, उसके साथ encrypt करता है. and receiver decrypts and recovers session key, तो session key को फिर decrypt करता है. and session key is used to decrypt message. तो इस तरीके से तो सेशन की हम इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं. इसके 5 जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि सेंडर 1 to 8 बिट रैंडम सेशन की फॉर्म करता है. फिर इनक्रिप्ट करता है मैसेज, उस की के साथ इनक्रिप्ट करता है. अटैच सेशन की इनक्रिप्टेड विद RSA, उसके साथ अटैच करने के बाद रिसीवर एंड पे जो रिसीवर है वो डिक्रिप्ट करता है और सेशन की को रिकवर करता है. आफ्टर रिकवरिंग सेशन की इज यूज टू डिक्रिप्ट मैसेज. डिक्रिप्ट फिर उसे उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरीके से अचीव हो जाती है. पीजीपी का एक और ऑपरेशन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन है. तो बोथ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में बी यूज्ड फॉर द सेम मैसेज. तो हम किसी भी एक मैसेज के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज कर सकते हैं. तो फर्स्टली ए सिग्नेचर इज जनरेटेड फॉर द प्लेन टेक्स्ट मैसेज एंड prepended to it. Then the plain text message plus signature is encrypted using CAST 128 or IDEA or 3-. उसके थ्रू उसको करता है. and the session key is encrypted using RSA or algaml. तो उसके तरीके से algaml को या उसके थ्रू उसको इनक्रिप्ट कर सकता है. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन बेसिकली दोनों को कंबाइन करके वो यूज कर रहा है. तो सबसे पहले वो जैसे बात की कि सिग्नेचर जनरेट होगा फॉर द प्लेन मैसेज एंड देन प्रीपेंड हो जाएगा. एंड द प्लेन टेक्स्ट मैसेज प्लस सिग्नेचर फिर उन दोनों को जो है इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग आइडिया या 3-. एंड फिर सेशन की जो है वो इज इनक्रिप्टेड यूजिंग RSA या algaml. तो इस तरीके से ये दोनों जो है काम कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन का कंबाइन परफॉर्म हो रहा है. द सीक्वेंस इज प्रेफरेबल टू द ऑपोजिट, encrypting the message and then generating a signature for the encrypted message. It is generally more convenient to store a signature with a plain text version of a
message. Furthermore, for purposes of third party verification, if the signature is performed first, अगर हम थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगर हम सिग्नेचर को पहले परफॉर्म कर ले, ए थर्ड पार्टी नीड नॉट बी कंसर्न्ड विद द सिमेट्रिक की व्हेन वेरीफाइंग द सिग्नेचर. तो फिर थर्ड पार्टी को जो है वो इससे सिमेट्रिक की जब वेरिफिकेशन करेंगे तो देन थर्ड पार्टी need not be concerned सिमेट्रिक की के उसके किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं होगा. In summary, when both services are used, the sender first signs the message with its own private key. तो सेंडर जो है वो मैसेज को जब सेंड करना चाहेगा तो वो सबसे पहले उसको प्राइवेट की के साथ उसको साइन करेगा. देन इनक्रिप्ट द मैसेज विद ए सेशन की, उसको फिर सेशन की से इनक्रिप्ट करेगा. देन इनक्रिप्ट द सेशन की विद द रेसिपिएंट पब्लिक की, और फिर उसको रेसिपिएंट की जो पब्लिक की है उसके साथ उसको इनक्रिप्ट करेगा. कैन यूज बोथ सर्विसेज ऑन द सेम मैसेज. तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अलग से भी यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन को अलग से भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक ज़्यादा सिक्योर तरीके से भी हम कंबाइन इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं. तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखें, कैन यूज बोथ सर्विसेज ऑन सेम मैसेज, क्रिएट सिग्नेचर एंड अटैच टू मैसेज, एनक्रिप्ट बोथ मैसेज एंड सिग्नेचर. तो मैसेज और सिग्नेचर दोनों को एनक्रिप्ट करता है. अटैच RSA अलगैमल एनक्रिप्टेड सेशन की, तो उसमें यह है कि हमारे पास RSA या अलगैमल के थ्रू इसको सेशन की को एनक्रिप्ट करता है. 3 स्टेप इसके अंदर बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं. सिग्नेचर को क्रिएट करेगा, अटैच मैसेज के साथ कर देगा, फिर इनक्रिप्ट बोथ मैसेज एंड सिग्नेचर, उन दोनों को फिर इनक्रिप्ट करेगा. एंड थर्ड पे यह है कि अलगैमल या RSA के थ्रू इसको इनक्रिप्ट अटैच RSA अलगैमल इनक्रिप्टेड सेशन की. PGP ऑपरेशन में नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेशन का. फोर्थ जो है वो कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या है? बाय डिफॉल्ट PGP जो है कंप्रेसेस मैसेज, कंप्रेस करता है, कंबाइन करता है मैसेज आफ्टर साइनिंग बट बिफोर इनक्रिप्टिंग. तो नॉर्मली जो है वो PGP है मैसेज को कंप्रेस करता है जब उसको साइन कर दिया जाता है, लेकिन इनक्रिप्शन से पहले. So can store uncompressed message and signature for later verification, so that हम जो है साइनिंग के बाद उसको इनक्रिप्ट करता है. तो हम अनकम्प्रेस मैसेज और सिग्नेचर को हम बाद में वेरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकें. एंड बिकॉज कंप्रेशन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो यूज ZIP कंप्रेशन एल्गोरिथम. ईमेल कंपैटिबिलिटी PGP का जो नेक्स्ट फिफ्थ ऑपरेशन है, तो उसमें यह है कि व्हेन यूजिंग PGP विल हैव बाइनरी डाटा टू सेंड इनक्रिप्टेड मैसेज वगैरह, तो बाइनरी डाटा सेंड किया जा रहा होता है. हाउएवर ईमेल वाज डिजाइंड ओनली फॉर टेक्स्ट, तो ईमेल में जो है हमारा वो टेक्स्ट जो है वो सेंड हो रहा होता है. तो हिंस PGP मस्ट इनकोड रॉ बाइनरी डाटा इनटू प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर, तो इसलिए वो फिर उसको बाद में ASCII कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है. यूज रेडिक्स H64 एल्गोरिथम उसमें यूज करता है. तो मैप्स 3 बाइट टू 4 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स. आल्सो अपेंड ए CRC उसमें अपेंड करता है. तो PGP आल्सो सेगमेंट्स मैसेजेस इफ टू बिग, तो वो अगर मैसेजेस बहुत साइज में बड़े हो जाएं तो उनको वो सेगमेंट्स में भी करता है. तो इस तरह ईमेल कंपैटिबिलिटी भी इसमें PGP ऑपरेशन में मिलती है कि वैसे ये बाइनरी या उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन जो ईमेल है उसमें तो टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो इसलिए उसको वो ASCII कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है. PGP ऑपरेशन की अगर हम ओवरऑल समरी देखना चाहें तो क्या है कि जी PGP ऑपरेशन उसमें हमारे पास एक जेनेरिक ट्रांसमिशन डायग्राम है एंड जेनेरिक रिसेप्शन डायग्राम
टू बी। तो ए से जो है वो ट्रांसमिशन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है उसमें देखते हैं कि लेट्स से फर्स्ट हमारे पास एक फाइल है, एक्स फाइल है, तो उसमें सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, अगर येस है या नो है, दो ऑप्शन हमारे पास हैं। तो येस की सूरत में सिग्नेचर रिक्वायर्ड है तो देन वो जनरेट करके सिग्नेचर एक्स के लिए जनरेट करेगा। एंड सेकंड ये कि अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, फाइल को कंप्रेस करेगा। अगर जनरेट है तो जनरेट करके देगा एंड देन कंप्रेशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है, यस है तो इनक्रिप्ट कर दे की को, इनकी की और ये जो फाइल एक्स है इसको इनक्रिप्ट कर दे। सेकेंड ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर कन्वर्ट टू रेडिक्स 64। तो इस तरीके से हमारी जो एक्स फाइल है वो सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों प्रोसेस से गुजरती है। तो ये ए है, ए से ट्रांसमिशन है और रिसेप्शन किस तरह होगी इसकी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो हमारा रेडिक्स में कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्ट फ्रॉम रेडिक्स 64, उससे ये इसको एक्स में कन्वर्ट करेगा। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी चेक करेगा रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो अगर रिक्वायर्ड है तो डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्शन की और एक्स के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो देन डीकम्प्रेस करेगा, उसका रिवर्स प्रोसेस करेगा और उसको डीकम्प्रेस करने के बाद फिर चेक करेगा सिग्नेचर इसका रिक्वायर्ड है नहीं, अगर यस है तो देन फिर स्ट्रिप सिग्नेचर फ्रॉम एक्स वेरीफाई करेगा सिग्नेचर को एंड नो की सूरत में देन ये हमें जो है वो रिसेप्शन जो है जो यहाँ से एक्स फाइल ट्रांसमिट हुई ये दोबारा हमें एक्स फाइल दूसरे एंड पे रिसीव हो गई। तो इस तरीके से हम पीजीपी ऑपरेशन को ओवरऑल देखना चाहें तो इसकी समरी इस तरीके से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टाइलिंग फिगर 18.2 illustrates the general operation of PGP and the relationship between the services discussed. On transmission, if it is required, a signature is generated using a hash code of the uncompressed plain text. तो इस तरीके से वो उसमें signature generate होगा. Then the plain text plus signature, if present, is compressed. देन फिर ये प्लेन टेक्स्ट है और सिग्नेचर अगर उसमें है इज कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस करेगा। नेक्स्ट, इफ द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड, अगर उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है द ब्लॉक इज इनक्रिप्टेड, तो फिर ब्लॉक को इनक्रिप्ट करेगा। कंप्रेस प्लेन टेक्स्ट और कंप्रेस सिग्नेचर प्लस प्लेन टेक्स्ट एंड प्रीपेंडेड विद द पब्लिक की इनक्रिप्टेड सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की। फाइनली फिर क्या होगा, द इंटायर ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू रेडिक्स 64 फॉर्मेट, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन रिसेप्शन द इनकमिंग ब्लॉक इज फर्स्ट कन्वर्टेड बैक फ्रॉम रेडिक्स 64 फॉर्मेट टू बाइनरी। तो अब दूसरे एंड पे जब ये 20 के पास जाएगा रिसेप्शन पे तो ये रेडिक्स 64 फॉर्मेट में फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। देन इफ द मैसेज इज इनक्रिप्टेड the recipient recovers the session key and decrypt the message, तो सेशन की को रिकवर करके डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को। the resulting block is then decompressed, तो फिर जो ब्लॉक है रिजल्टिंग ब्लॉक उसको डिकम्प्रेस करेगा। if the message is signed the recipient recovers the transmitted hash code and compares it to the on calculation of the हैश कोड। ओके, प्रीवियस हम उसमें हमने उसके जितने भी ऑपरेशंस थे पीजीपी के थ्रू डायग्राम में देखे कि किस तरह सेंडर रिसीवर एंड पे कॉन्फिडेंशियलिटी और इसके अंदर जो सिग्नेचर के हवाले से हमने बात की थी। तो सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अगर रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, और इसी तरीके से दूसरे एंड पे उसकी रिक्वायर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी या सिग्नेचर के हवाले से, तो उसको हमने देखा कि किस तरह एक मैसेज ट्रांसमिशन किस तरह हो रही होती है एंड उसकी रिसेप्शन किस तरह हो रही होती है। अब हम बात करेंगे
पीजीपी सेशन कीज के हवाले से। पीजीपी में नीड ए सेशन की फॉर ईच मैसेज, हर मैसेज के लिए एक सेशन की उसकी रिक्वायर्ड होती है ऑफ वेरिंग साइज, डिफरेंट साइज की सेशन कीज हो सकती हैं, जिसमें 56 बिट डैश की हो सकती है, 128 बिट कास्ट की हो सकती है और आइडिया की, एंड 168 बिट ट्रिपल डैश की। तो डिफरेंट साइज की डिफरेंट उसके लिहाज से होंगी, स्टैंडर्ड्स के लिहाज से होंगी। तो जनरेटेड यूजिंग ANSI X12.17 मोड uses random input taken from previous uses and from keystroke timing of user. PGP public and private keys. Since many public private keys may be in use, need to identify which is actually used to encrypt session key in a message. तो इसमें ये पब्लिक एंड प्राइवेट की के पॉइंट ऑफ व्यू से since many public and private key may be in use, need to identify which is actually used to encrypt session key in a message. तो जो actually कौन सी यूज हुई है, प्राइवेट यूज हुई है, पब्लिक यूज हुई है, could send full public key with every message. तो but this is inefficient. तो ये है कि हम फुल पब्लिक की को मैसेज के साथ या तो सेंड करें, जो कि inefficient है. Rather use a key identifier based on की, तो इज एटलीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट ऑफ की. तो हम फिर की आइडेंटिफायर जो है उसको यूज करें, विल वेरी लाइकली बी यूनिक. तो इस तरीके से वो एक यूनिक होगी. आल्सो यूज की आईडी इन दी सिग्नेचर, तो की आईडी को भी हम यूज कर सकते हैं. पीजीपी मैसेज फॉर्मेट हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से कंटेंट वाइज एंड ऑपरेशन वाइज हम उसको देख सकते हैं. तो हमारे पास जो है कंटेंट क्या है, मैसेज है, सिग्नेचर है, सेशन की कंपोनेंट है. तो मैसेज इसमें हमारा डाटा है, टाइम स्टैम्प है और फाइल नेम, ये हमारा मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन सिग्नेचर में हमारे पास क्या है कि मैसेज डाइजेस्ट है, देन लीडिंग टू ऑक्टेट्स ऑफ मैसेज डाइजेस्ट एंड की ID of senders public key and then timestamp. ये सिग्नेचर के हवाले से हमारे पास है. एंड दी सेशन की कंपोनेंट्स के हवाले से सेशन की एंड की ID ऑफ रेसिपिएंट पब्लिक की. तो हमारे पास इसके ऊपर जो है डिफरेंट कंटेंट्स के लिहाज से डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे थे. जैसे हमने जिप की बात की है, देन इंक्रिप्शन की बात की है, देन हमारे पास R64 जो है वो रेडिक्स 64 इसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट इंक्रिप्शन और देन फिर जिप, फिर इंक्रिप्शन एंड रेडिक्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है. पीजीपी की रिंग्स के हवाले से हम बात करते हैं. ईच पीजीपी यूजर हैज ए पेयर ऑफ की रिंग. तो हर पीजीपी के पास एक की रिंग का एक पेयर है. तो public key ring contains all the public keys of other PGP users known to this user, indexed by key ID. Private key ring contains the public private key pairs for this user, indexed by key ID and encrypted key keyed from a hashed passphrase. Security of private keys thus depend on the passphrase security. PGP की रिंग्स के हवाले से जो है कि ईच PGP यूजर हैज ए पेयर ऑफ की रिंग्स. उसमें पेयर ऑफ की रिंग्स है, ठीक है. इसमें जैसे हम देख सकते हैं प्राइवेट की रिंग्स हैं, पब्लिक की रिंग्स हैं. तो पब्लिक की रिंग्स क्या है? रिंग कंटेन ऑल द पब्लिक कीज ऑफ अदर पीजीपी यूजर नोन टू दिस यूजर, इंडेक्स बाय की आईडी. पब्लिक की में हमारे पास जो है वो टाइम स्टैम्प, की आईडी, पब्लिक की, ऑनर ट्रस्ट, यूजर आईडी की, लेजिटिमेसी, सिग्नेचर्स हैं,
सिग्नेचर, ट्रस्ट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वो हैं फील्ड्स। एंड प्राइवेट की रिंग उसके अंदर कंटेन्स द पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स फॉर द यूजर इंडेक्स बाय की आईडी एंड इंक्रिप्टेड कीज फ्रॉम द हैश पास फ्रेज। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइवेट की में टाइम स्टैम्प, की आईडी, पब्लिक की, इंक्रिप्टेड प्राइवेट की एंड यूजर आईडी है। तो सिक्योरिटी ऑफ द कीज दस डिपेंड ऑन द पास फ्रेज सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे पीजीपी की मैनेजमेंट के हवाले से कि पीजीपी की मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकती है। पीजीपी documentation note that this whole business of protecting public keys from tampering is the single most difficult problem in practical public key applications. Its solution is to support a variety of formal and informal environment in which any user can act as a CA to certify an other user public key। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं एंड देन एक्ट एज ए ट्रस्टेड इंट्रूडर, और फिर वो इंट्रूडर बन जाते हैं टू अदर यूजर, दस फॉर्मिंग ए वेब ऑफ ट्रस्ट, और इस तरीके से वो वेब ऑफ ट्रस्ट बना लेते हैं। तो पीजीपी प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ यूजिंग ट्रस्ट। तो पीजीपी हमें एक ट्रस्ट का एक प्रॉपर वे, कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है, एसोसिएटिंग ट्रस्ट विद पब्लिक कीज एंड एक्सप्लॉइटिंग ट्रस्ट इंफॉर्मेशन। द की रिंग इज रेगुलरली प्रोसेस्ड टू ड्राइव ट्रस्ट इंडिकेटर फॉर कीज इन इट। Associated with each such entry is a key legitimacy field that indicate the extent to which PGP will trust that this is a valid public key for this user. The higher the level of trust, जितना level of trust higher होगा, the stronger is the binding of the user ID to this key. तो जितना ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा यूज़र की बाइंडिंग ज़्यादा होगी उस की के साथ। पीजीपी अलाउज ए यूज़र टू रिवोक देयर करंट पब्लिक की। तो वो करंट पब्लिक को रिवोक करते हैं आइदर बिकॉज कंप्रोमाइज इज सस्पेक्टेड। तो यह है कि उसको रिवोक करते हैं ताकि जो है की जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए या चांसेस ना हो कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए या कोई उसको इंट्रूडर या एवस्ट्रॉपर उसको पिक ना कर ले। और सिंपली टू अवॉइड द यूज ऑफ सेम की फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो या अवॉइड करे द यूज ऑफ द सेम की फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो उस की को फिर या तो बहुत टाइम के बाद यूज करे या उसको किसी तरीके से उसमें डिले लाए बिकॉज उसको हमने कॉम्प्रोमाइज से भी बचाना है। की मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें ओवरऑल, रादर देन रिलाइंग ऑन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज इन पीजीपी एवरी यूजर इज ऑन सीए। तो अगर हम ये कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज को भी हम यूज करके जैसे हमने बात की कि उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, बट यह है कि पीजीपी जो है वो इस चीज़ पे वो करता है, रिलाई करता है कि एवरी यूजर जो है इज ऑन सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, कैन साइन कीज फॉर यूजर दे नो डायरेक्टली। तो जिनको वो डायरेक्टली जानता है उनको साइन कर सकता है। इस तरीके से वेब ऑफ ट्रस्ट वो एक डेवलप करता है कि ट्रस्टेड की हैव साइंड। तो जितनी भी कीज हैं जो ट्रस्टेड कीज हैं वो साइंड हो चुकी हैं एंड दे कैन ट्रस्ट की अदर हैव साइंड इफ हैव ए चेन ऑफ सिग्नेचर टू देम। तो अगर उनके साथ चेन ऑफ सिग्नेचर है तो बाकी कीज के ऊपर भी ट्रस्ट किया जा सकता है। तो की रिंग इंक्लूड ट्रस्ट इंडिकेटर। तो उस की रिंग में सारे ट्रस्ट इंडिकेटर्स हैं एंड यूजर कैन आल्सो रिवोक देयर कीज। तो जो कीज यूज हो रही हैं उनको रिवोक भी किया जा सकता है या सेकंड जो हमने देखा था कि उसमें अगर या तो रिवोक करें या उसके अंदर कोई टाइम डिले लेके आए सो दैट उस की को कंप्रोमाइज ना किया जा सके।
अब हम ये देखते हैं, जो हम ट्रस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, पीजीपी एक ट्रस्ट वेब ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर लेता है। तो इसकी एक एग्जांपल है कि पीजीपी ट्रस्ट मॉडल एग्जांपल। इसमें देखते हैं कि आप टॉप पे जो है वो हमारे पास एक जो रूट नोड है वो उसको हम यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन हमारे पास ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी एच आई जे के एल एम एन ओ डिफरेंट नोड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिफरेंट इसके अंदर जो नोड्स हैं उनकी एसोसिएशन है उनको देखने के लिए इसकी जो डिफरेंट नोटेशंस हैं उनको देख लेते हैं कि अननोन सिग्नेटरी जो साइन जिन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप किया, तो उनमें से जो सिंबल नोटेशंस हैं जिस तरीके से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिन पे क्वेश्चन मार्क है, जो अननोन सिग्नेटरी है, फॉर एग्जांपल दिस, तो इनका कंफर्म नहीं है कि इनकी साइनिंग कौन है। एंड देन x इज साइंड बाय y, तो x टू y जहां एरो जाता है, दिस इज साइंड बाय y, दिस इज साइंड बाय दिस, तो मीन्स ये जितने भी हैं, b इज साइंड बाय u, a इज साइंड बाय u। सेकंड ये है कि जो ये कलर्ड आपको फुल नजर आ रहा है, कीज ओनर इज ट्रस्टेड बाय यू टू साइन की, तो हमारे पास जैसे ये फुल कलर्ड है तो हम कह सकते हैं डी इज ट्रस्टेड बाय यू टू साइन की, तो ये जो है ये इस पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इस पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इस पे ट्रस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये जितने सारे हैं ये नीचे वाले ऊपर वालों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये जिसको एरो जा रहा है वहां पे उनको ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह के ये एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो फुली शेडेड है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड पार्शियल शेडेड जो है कीज ओनर इज पार्शियली ट्रस्टेड बाय यू टू साइन की, तो ये वाले दो, ये एंड ये पार्शियल जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड की इज डीम्ड लेजिटिमेट बाय यू, एंड ये है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो सो ये इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा एक ट्रस्ट मॉडल डेवलप हो गया, जिससे हम इसको देख सकते हैं कि कौन सी कीज जो है वो उसको साइन कर रहा है और कौन सी उसको वो साइन नहीं कर रहा। जो इनको साइन कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड या ट्रस्टेड उसमें एंटिटीज होंगी या कीज होंगी, एंड अदरवाइज नॉन ट्रस्टेड होंगी। Styling figure 18.7 provides an example of the way in which signature trust and key legitimacy are related. The figure shows the structure of the public key ring. Public key ring को ये represent कर रहा है। The user has acquired a number of public key. तो user ने एक number of public key acquire किया है, some directly from their owners and some from a third party such as a key server। तो उसमें यह है कि पब्लिक कीज को बेसिकली एक्वायर करना इसका पर्पस है। तो कुछ उसमें डायरेक्टली, सम डायरेक्टली फ्रॉम देयर ओन एंड सम फ्रॉम ए थर्ड पार्टी सच एज ए की सर्वर। द नोट लेबल्ड यू, जिसको हमने यू किया, रेफर्स टू द एंट्री इन द पब्लिक की रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस यूजर। This key is legitimate and to the owner trust value is ultimate trust. So each other node in the key ring has an owner trust value of undefined unless some other value is assigned by the user. In this example, this user has specified that it always trusts the following user to sign other keys D, E, F, L. तो ये D, E, F, L जो है वो always trust करेगा। तो इसमें D, E, F, L हम देख लेते हैं, D, E, F and L। तो ये जैसे हमने बात किया कि trusted by you to sign key, तो ये fully जो है उस पर कर रहा है, trust कर रहा है। The user partially trusts user A and B to sign other key. A और B पे partially trust कर रहा है, तो इसमें देख सकते हैं हमारे पास A और B जो है ये partially trust कर रहे हैं।
Similarly, so the shading or lack thereof of the nodes in figure 18.7 indicates the level of trust assigned by the user. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लेवल ऑफ ट्रस्ट उस पर डेवलप हो सकता है, कुछ पार्शल हैं, कुछ फुल हैं. द ट्री स्ट्रक्चर इंडिकेट्स which key have been signed by which other user. If a key is signed by a user whose key is also in the key ring, the arrow joins the signed key to the signatory. If the key is signed by a user whose key is not present, जिसकी present है तो उसमें इस तरीके से होगा, but जिसकी key present नहीं है in the ring, the arrow joins the signed key to a question mark. तो अब यह है कि जिस हमने उसमें देखा कि अगर उसकी की इन रिंग में है तो एरो जॉइंस द साइंड की टू दी सिग्नेटरी, तो अगर नहीं है तो वो उसको क्वेश्चन मार्क कर देगा. जैसे यहाँ पे तो ये अगर इस में इसको नहीं कर, यहाँ पे अगर इसको असाइन करता है देन तो यहाँ पे वो उसको एरो सिग्नेटरी असाइन कर देगा, बट यहाँ पे अभी नहीं है तो देन इसमें हम क्वेश्चन मार्क की रिप्रेजेंटेशन होगी. तो इफ द की इज साइंड बाय यूजर हुज की इज नॉट प्रेजेंट, उसकी की प्रेजेंट नहीं है, जब प्रेजेंट है तो वो एरो शो कर देगा, और जब प्रेजेंट नहीं है तो वो क्वेश्चन मार्क शो कर देगा, इंडिकेटिंग दैट द सिग्नेटरी इज अननोन टू दिस यूजर. तो इसमें उसकी कोई भी सिग्नेटरी नहीं है. ट्रस्ट मॉडल के बाद अब हम बात करते हैं एस-माइम, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. सिक्योर एस एंड माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. तो सिक्योरिटी इन्हांसमेंट टू माइम ईमेल. तो ओरिजिनल इंटरनेट RFC822 ईमेल वाज टेक्स्ट ओनली. तो इससे पहले जो था वो ईमेल जो टेक्स्ट ओनली था, एंड माइम प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर वेरिंग कंटेंट टाइप्स एंड मल्टी पार्ट मैसेज. तो इसमें यह है कि माइम ने ये इसकी सब प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर वेरिंग कंटेंट टाइप ऑफ मल्टी पार्ट मैसेजेस की मुख्तलिफ कंटेंट्स हो सकते हैं विद इनकोडिंग ऑफ बाइनरी डाटा टू टेक्सचुअल फॉर्म. तो बाइनरी डाटा से उसको टेक्सचुअल फॉर्म में इनकोड करना. एंड एस-माइम एडेड सिक्योरिटी इन्हांसमेंट. तो इसने एक तो सिर्फ ये प्रोवाइड किया कि जी बाइनरी को टेक्सचुअल फॉर्म में करना, एंड देन फिर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट भी उसमें एस-माइम ने प्रोवाइड की. तो हैव एस-माइम सपोर्ट इन मैनी मेल एजेंट्स. तो बहुत सी मेल एजेंट्स में इसकी जो है वो सपोर्ट है. फॉर एग्जांपल MS आउटलुक है, मोजिला है, मैक मेल एटसेट्रा. एस-माइम के हम फंक्शंस देखते हैं. एस-माइम जो है उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं. इस सबसे पहले है इनवेलप्ड डाटा, साइंड डाटा, क्लियर साइंड डाटा, सिंगल साइंड एंड इनवेलप्ड डाटा. इसके 4 फंक्शंस हैं. इनवेलप्ड डाटा में क्या है, इनक्रिप्टेड कंटेंट्स एंड एसोसिएटेड कीज. तो उसमें जो है इनक्रिप्टेड कंटेंट है और उसकी साथ में की है, तो इसको हम इनवेलप्ड यानी एक ही जगह पर उन दोनों को कंबाइन कर दिया. सेकंड है साइंड डाटा. साइंड डाटा में क्या है, इनकोडेड मैसेज प्लस साइंड डाइजेस्ट. तो उसमें मैसेज है एंड साइंड डाइजेस्ट है. क्लियर साइंड डाटा क्या है, क्लियर टेक्स्ट मैसेज प्लस इनकोडेड साइंड डाइजेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंड एंड इनवेलप्ड डाटा. तो इसमें क्या है, नेस्टिंग ऑफ साइंड एंड इनक्रिप्टेड एंटिटीज. तो इसमें साइंड उसको और इनक्रिप्टेड एंटिटीज को एक जगह पे रखा हुआ है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस-माइम के फंक्शन 4 हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं. एस-माइम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के हवाले से अब हम बात करते हैं कि एस-माइम कौन से एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी के हवाले से यूज करता है. एस-माइम यूजेज ए रेंज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम. मुख्तलिफ
क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को यूज करता है। सपोर्ट फॉर SHA-1, DSS, RSA and triple dash is required. The rest should be provided for backward compatibility of possible. जो डिफरेंट एल्गोरिदम है यूज करता है उसमें SHA-1, DSS और ये सारे एल्गोरिदम उसके सपोर्ट करते हैं। तो SMIME स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स ए डिस्कशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग which content encryption algorithm to use based on the capabilities of all parties. To support this decision process, a sending agent may announce its decrypting capabilities. तो sending agent जो है वो announce कर सकता है decrypting capabilities in order of preference any message that it sends out. A receiving agent may store that information for future use. तो receiving agent जो है वो store कर सकता है future use के लिए। If a message is to be sent to multiple recipients, अब यह कि एक मैसेज है मुख्तलिफ multiple recipients को सेंड किया जाएगा and a common encryption algorithm cannot be selected for all. तो उसके लिए फिर ये common algorithm को select नहीं किया जाएगा। Then the sending agent will need to send two message. तो फिर वो दो मैसेज सेंड करेगा। However, in that case, it is important to note that the security of the message is made vulnerable by transmission of one copy with lower security. तो इसी केस से ये है कि अगर हम ट्रांसमिशन किसी एक कॉपी की ट्रांसमिशन कम सिक्योरिटी से करेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करेंगे तो देन यह है कि वर्नेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। SMIME क्रिप्टोग्राफिक के हवाले से ओवरऑल उसको हम देखें तो डिजिटल सिग्नेचर इसमें हम DSS या RSA यूज़ कर सकते हैं। हैश फंक्शन हम SHA-1 MD5 यूज़ कर सकते हैं। सेशन की इंक्रिप्शन जो है वो अलगैमल या RSA के थ्रू कर सकते हैं। मैसेज इंक्रिप्शन में हम AES है, ट्रिपल डैश है, RC240 है एंड अदर्स उनको यूज़ कर सकते हैं। मैक में हम HMAC विद SHA-1 यूज़ कर सकते हैं। हैव प्रोसेस टू डिसाइड विच एल्गोरिदम इज़ टू यूज़। तो डिफरेंट मतलब यह है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए या क्या हम करना चाह रहे हैं और उसके लिए किस एल्गोरिदम को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। SMIME messages. SMIME secure a MIME entity with a signature encryption or both. SMIME सिक्योर करता है कि MIME एंटिटी को सिग्नेचर के साथ इंक्रिप्शन ये सिग्नेचर इंक्रिप्शन है या दोनों को यूज़ करते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर्मिंग ए MIME रैप्ड PKCS ऑब्जेक्ट तो वो एक इस तरीके से PKCS ऑब्जेक्ट बनाता है। हैव ए रेंज ऑफ कंटेंट टाइप्स जिसमें इनवैलिड डाटा है, साइन डाटा है, क्लियर साइन डाटा है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है एंड सर्टिफिकेट ओनली मैसेज है। तो SMIME जो है वो सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ कंटेंट्स के लिहाज से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंटेंट टाइप्स जिनमें एक है इनवैलिड डाटा कि वो किस तरीके से उसको इनवैलिड डाटा के थ्रू उसको करके कह सकता है जो हमने अभी लास्ट उसमें देखा कि किस तरीके से डिफरेंट जो उसमें है साइन डाटा हो सकता है, क्लियर साइन डाटा है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है या सर्टिफिकेट ओनली मैसेज है। तो SMIME सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है कि SMIME यूजेस X.509 वर्जन 3 सर्टिफिकेट जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था 509 का। तो SMIME बेसिकली उस स्टैंडर्ड को यूज करता है। मैनेज्ड यूजिंग ए hybrid of a strict X.509 CA hierarchy and PGP's web of trust.
Each client has a list of trusted certificate authorities and on public-private key pairs of certificates. Certificates must be signed by the trusted CAs. तो S-MIME जो सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग है उसमें जो है हम देख सकते हैं कि S-MIME एक तो इस स्टैंडर्ड को यूज कर रहा है, सेकंड मैनेज यूजिंग ए हाइब्रिड ऑफ स्ट्रिक्ट 509 एंड PGP वेब ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों के हाइब्रिड को यूज करता है. एंड ईच क्लाइंट हैज ए लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड CAs. उसके बाद लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड CAs S-MIME के अंदर है एंड ओन पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स एंड certificates. Then certificate must be signed by trusted CA. Certificate authorities के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या है. Have several well-known CAs. Certificate authorities बहुत सारी हैं जिनमें VeriSign one of most widely used. VeriSign is issues several type of digital IDs. वो basically issue करता है VeriSign. And increasing level of checks and hence trust. So for example class 1, 2, 3 हैं तो identity checks इसमें क्या हो सकते हैं, name and email check. इसकी यूजेज क्या है, वेब ब्राउजिंग या ईमेल में, तो नेम और ईमेल हम चेक करते हैं. सेकंड क्लास है इनरोलमेंट या एड्रेस चेक, तो ईमेल सब्स या सॉफ्टवेयर वैलिडेट यूजेज है. देन आईडी डॉक्यूमेंट, तो ई बैंकिंग है या सर्विस एक्सेस इसकी यूजेज है. तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी चेक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रख सकते हैं. तो जैसे नेम क्या है, ईमेल क्या चेक्स है, एनरोलमेंट क्या है या आईडी डॉक्यूमेंट्स क्या है. तो इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हम यूज कर सकते हैं. S-MIME एनहांस सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से एज ऑफ दिस राइटिंग 3 enhanced security services has been proposed in an internet draft and may change or be extended. तो क्या है, the 3 services are signed receipt. Signed receipt may be requested in a signed data object to provide proof of delivery to the originator of a message. तो signed receipt किया गया कि हाँ, जिस तरह हम कोई भी चीज़ है उसको सेंड करते हैं और उसकी रिसिप्ट के हवाले से हम करते हैं कि जी ये रिसिप्ट है, तो इट मीन्स कि वो रिसीव हो चुकी है. तो इसमें साइंड रिसिप्ट मीन्स कि मे बी रिक्वेस्टेड इन ए साइंड डाटा ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिलीवरी, कि जी डिलीवर हो गया उसका प्रूफ प्रोवाइड करें टू द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज. जो मैसेज जिसने सेंड किया उसको उसकी प्रूफ मिल जाए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाए. तो ये साइंड रिसिप्ट्स में आता है. एंड दिस अलाउज द ओरिजिनेटर टू डेमोन्स्ट्रेट टू ए थर्ड पार्टी दैट द रिसिपिएंट रिसीव द मैसेज. तो ये है कि थर्ड पार्टी को ये ओरिजिनेटर करता है कि रेसिपिएंट ने मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया है. सिक्योरिटी लेबल्स के हवाले से बात करते हैं. सेकंड जो पॉइंट है कि मे बी इंक्लूडेड इन द ऑथेंटिकेटेड एट्रीब्यूट ऑफ ए साइंड डाटा ऑब्जेक्ट. तो सिक्योरिटी लेबल में क्या है, एंड इज ए सेट ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेंसिटिविटी ऑफ कंटेंट दैट इज प्रोटेक्टेड बाय S-MIME इनकैप्सुलेशन. तो सिक्योरिटी लेबल इसमें इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दे मे बी यूज फॉर एक्सेस कंट्रोल इंडिकेटिंग विच यूजर आर परमिटेड एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट. तो यह है कि इसका एक्सेस कंट्रोल कि किस यूजर को एक्सेस प्रोवाइड की गई है. तो सिक्योरिटी लेबल may be included in authenticated attribute of signed data object. जिनको साइन किया गया है, जिनको एक्सेस दी गई है, सिर्फ वो उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये और नेक्स्ट ये है कि एंड इज ए सेट ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेंसिटिविटी ऑफ कंटेंट. तो कंटेंट की सेंसिटिविटी पे
भी ये डिपेंड करते हैं, जो कि दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एसमाइम इनकैप्सुलेशन। एसमाइम इनकैप्सुलेशन से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। थर्ड जो है वो सिक्योर मेलिंग लिस्ट के हवाले से है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि व्हेन ए यूज़र सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स, तो जो मुख्तलिफ लोगों को भेजता है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पर रेसिपिएंट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। तो एक मैसेज सेंड करने का पर मैसेज जो है वो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है कि लेट्स से 10% को भेजना है, 20 को भेजना है, 30 को, 50 को, तो उतना एक टाइम रिक्वायर्ड है। तो इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ईच रेसिपिएंट्स पब्लिक की, तो जिसमें पब्लिक की, हर रेसिपिएंट की पब्लिक की को भी यूज करना है। तो द यूजर कैन बी रिलीव्ड ऑफ दिस वर्क बाय एम्प्लॉइंग द सर्विस ऑफ एन एसमाइम मेल लिस्ट एजेंट। तो MLA को यूज करते हुए इस चीज से वो अपने आप को जो है वो रिलीफ कर सकता है। एन MLA कैन टेक ए सिंगल इनकमिंग मैसेज लेता है, परफॉर्म रेसिपिएंट स्पेसिफिक इंक्रिप्शन फॉर ईच रेसिपिएंट एंड फॉरवर्ड द मैसेज। तो इस तरीके से वो रेसिपिएंट स्पेसिफिक इंक्रिप्शन करता है हर उस रेसिपिएंट के लिए, और फिर फॉरवर्ड मैसेज करता जाता है। तो जितने भी उसके अंदर फिर रेसिपिएंट्स होंगे उतने उन लोगों को वो फॉरवर्ड कर देगा। द ओरिजिनेटर मतलब एक मेलिंग लिस्ट टाइप चीज बना लेगा, ठीक है। एंड द ओरिजिनेटर ऑफ ए मैसेज नीड ओनली सेंड द मैसेज टू द MLA। तो ओरिजिनेटर जो है वो MLA में मैसेज सेंड करेगा विद इंक्रिप्शन परफॉर्म्ड यूजिंग द MLA पब्लिक की। तो उसकी पब्लिक की को यूज करते हुए उसको इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगा, उस लिस्ट में जितने भी होंगे उसको मेल लिस्ट एजेंट के थ्रू भिजवा देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एसमाइम इन्हांस सिक्योरिटी के अंदर 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं। एक जो साइंड रिसिप्ट्स की हमने बात की, सिक्योरिटी लेवल्स की हमने बात की, एंड सिक्योर मेलिंग लिस्ट की हमने बात की। तो इसमें हमने ओवरऑल अगर देखें तो 3 proposed enhanced security services are signed recipient, security level and security secure mailing list। अब हम बात करते हैं डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल्स के हवाले से कि स्पेसिफिकेशन फॉर क्रिप्टोग्राफिकली साइनिंग ईमेल मैसेजेस। सो साइनिंग डोमेन क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिपिएंट एजेंट कैन वेरीफाई सिग्नेचर, उसको सिग्नेचर रेसिपिएंट्स हैं, ये जो एजेंट्स हैं उनको सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोपोज्ड इंटरनेट स्टैंडर्ड RFC 4871 है एंड हैज बीन वाइडली अडॉप्टेड। तो हमारे पास डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल जो है वो उसको एक तो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनेट स्टैंडर्ड के लिए इसको प्रपोज किया है, एंड रेसिपिएंट या एजेंट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर क्रिप्टोग्राफिकली साइनिंग ईमेल मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि जी इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर कि किस तरीके से एक मेल आर्किटेक्चर के मैसेज ऑथर है, ठीक है, मैसेज यूजर एजेंट है। तो SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू मेल सबमिशन होती है, देन मेल ट्रांसफर है SMTP के थ्रू, फिर मेल ट्रांसफर, देन अगेन SMTP लोकल के पास जाती है, मेल डिलीवरी एजेंट MDA, देन मैसेज स्टोर के पास जाएगी, एंड देन मैसेज यूजर एजेंट मैसेज रिसिपिएंट्स के पास चले जाएगी। तो इस तरीके से मैसेज हैंडलिंग सिस्टम MHS जो है वो इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर के थ्रू इस तरीके से हो रहा होता है। तो इसको टू अंडरस्टैंड टू ऑपरेशन ऑफ DKIM it is useful to have a basic grasp of the internet mail architecture as illustrated in the Starling figure 18.9. At its most fundamental level, the internet mail architecture consists of a user word in the form of
मैसेज यूज़र एजेंट। तो MUA जो है वो उस में कंसिस्ट करता है यूज़र वर्ड। तो एंड द ट्रांसफर वर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैसेज हैंडलिंग सर्विस, तो उसमें एक मैसेज हैंडलिंग सर्विस MHS है विच इज़ कंपोज ऑफ मैसेज ट्रांसफर एजेंट MTA, हमारा मैसेज हैंडलिंग सर्विस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास MTA है एंड यहाँ पे मैसेज सेकंड मैसेज यूज़र एजेंट, मैसेज यूज़र एजेंट जो मैसेज सेंड करेगा और ये मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के पास जाएगा। एंड उसके MHS के अंदर फिर हमारे पास मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है। तो हमारे पास MHS के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है, ओके। एंड नेक्स्ट ये है MUA इज़ यूजुअली हाउस्ड इन द यूज़र कंप्यूटर एंड रेफर टू एज ए क्लाइंट ईमेल प्रोग्राम। तो ये क्लाइंट ईमेल प्रोग्राम के तौर पे काम करता है और ऑन दी लोकल नेटवर्क ईमेल सर्वर के ऊपर होता है। The MHS accepts a message from one user and deliver it to one or more other users, creating a virtual MUA to MUA exchange environment। तो इस तरीके से ये MUA environment करके मैसेज जो है वो जो मैसेज ऑथर है वो मैसेज रेसिपिएंट के तक पहुंचा देता है। The MSA accepts the message submitted by an MUA and enforces the policies of hosting domain and requirement of the Internet standard. This function may be co-located with the MUA or be a separate functional model. In the latter case, the Simple Mail Transfer Protocol SMTP is used between MUA and MSA. The MTA relies mail for one application level hop. Relaying is performed by a sequence of MTAs until the message reaches a destination MDA. तो MTA के थ्रू ये करके देन मैसेज हमारा MDA तक पहुंच जाता है, मैसेज डिलीवरी एजेंट। The MDA is responsible for transferring the message from MHS to the MS, and NMS can be located on a remote server or on the same machine as MUA. तो इस तरीके से हमारे पास उसको MDA के बाद फिर उसको MS मैसेज स्टोर में उसको स्टोर कर देता है। देन फिर हमारे पास MDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग दी मैसेज फ्रॉम MSH टू MS एंड MS कैन बी लोकेटेड ऑन ए रिमोट सर्वर और ऑन दी सेम मशीन एज MUA typically, and MUA retrieves message from a remote server using POP post office protocol or IMAP internet message access protocol. Also, an administrative management domain ADMD is an internet email provider. The domain name server is a directory lookup service that provides a mapping between the name of a host on the internet and its numerical addresses. तो इस तरीके से ये ईमेल जो आर्किटेक्चर है, इंटरनेट ईमेल आर्किटेक्चर परफॉर्म हो रहा था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट डोमेन है ADMD या डोमेन सर्विस, बेसिकली वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटरनेट ईमेल जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से एक मैसेज को जो मैसेज ऑथर है, ठीक है, मैसेज यूज़र एजेंट है, तो SMTP सबमिशन एजेंट से लेके ट्रांसफ़र एजेंट एंड देन फिर उसको मैसेज डिलीवरी एजेंट तक पहुंचाता है एंड देन फिर वो MS मैसेज स्टोर करता है। आफ्टर दैट ये मैसेज यूज़र एजेंट
जो है वो उसको मैसेज रिसिपिएंट को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे ईमेल थ्रेड्स के ऊपर। तो RFC 4684 एनालिसिस ऑफ थ्रेड मोटिवेटिंग डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल describe the problem space in terms of range, low-end spammers or fraudsters, capabilities in terms of where submitted, signed, volume, routing name, etc. and outside located attacker. तो ईमेल के थ्रेड्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि रेंज है कि उसकी लो है, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पैमर्स हो सकते हैं और फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं, और कैपेबिलिटीज़ के हवाले से उसमें देखें तो कहाँ पे उसको सबमिट किया है, साइंड है, वॉल्यूम उसका कितना है, राउटिंग नेम्स वगैरह क्या हैं, एंड लोकेटेड कहाँ पे है, आउटसाइड लोकेटेड अटैकर्स है। तो DKIM स्ट्रेटजी के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास ये किस तरीके से मेल जो ओरिजिनेशन नेटवर्क है उससे SMTP जो हमने अभी पूरा प्रोसेस उसका आर्किटेक्चर देखा, तो उसमें ये है कि यहाँ पे इसको साइनर है, देन SMTP के थ्रू जो है वो दूसरे एंड पे जाता है, इसकी वेरिफिकेशन होती है, एंड आफ्टर दैट जो है वो जो मेल डिलीवरी नेटवर्क पे मैसेज रेसिपिएंट के पास मैसेज पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ये ट्रांसपेरेंट टू यूज़र है, MSA साइन है, MDA वेरिफिकेशन होती है। तो इसमें हमारे पास ये पूरा DKIM की स्ट्रेटजी रिप्रेजेंट हो रही है। तो DKIM की स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है, इज डिजाइन टू प्रोवाइड एन ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्निक transparent to the end user. In essence, a user email is signed by a private key of the administrative domain from which the email originate. जहाँ से email originate हो रही है, the signature covers all of the contents of the message and some of RFC 5322 message header. At the receiving end, the MDA can access the corresponding public key via DNS and verify signature. तो रिसीविंग एंड पे वो इस तरीके से जो है DNS के थ्रू वो कर सकता है और सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है, thus authenticating that the message comes from the claim administrative domain. तो इस तरीके से ये है कि ये प्रॉपर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से ये मैसेज आया है, thus mail that originate from somewhere else but claim to be from a given domain will not pass the authentication test and can be rejected. तो जो मेल उस डोमेन से नहीं आ रही then फिर वो authenticated डोमेन नहीं है और उसको वो रिजेक्ट कर देगा। This approach differs from SMIME and PGP which use the originator private key. तो उसमें वो उसकी प्राइवेट की को यूज करता है टू साइन द कंटेंट ऑफ द मैसेज फॉर वेरियस pragmatic reasons. Styling figure 18.10 shows a simple example of operating of DKIM. An email message is generated by an email client program. तो email client program के थ्रू जो ये एक मैसेज जनरेट करने की एग्जांपल जो अभी हमने देखी, एक DKIM की सिंपल सी एग्जांपल है। The content of the message plus selected RFC 5322 header is signed by email provider using the provider's private key. So the signer is associated with a domain which could be a corporate local network and ISP हो सकता है या public email facility such as Gmail हो सकता है. The signed message then passes through the internet via a sequence of MTA. तो उसके MTA के मुख्तलिफ सीक्वेंस स्टेप परफॉर्म करते हुए पास करता है
at the destination, the MDA retrieves the public key for the incoming signature. तो recipient के पास जो है वो जाता है and verifies the signature before passing the message on the destination email client. तो अब वो उस सिग्नेचर को वेरीफाई करता है एंड फिर देन उसको डेस्टिनेशन क्लाइंट की ईमेल उसमें डाल देता है, बॉक्स में डाल देता है. तो DCIM फंक्शनल फ्लो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैसेज है इंटरनेट पे, उस इंटरनेट के थ्रू हम इसको देखना चाह रहे हैं. तो देन हमारे पास ये है कि प्राइवेट की स्टोर्स हैं, उससे इस मैसेज को हम इनक्रिप्ट करके देन इसमें यह है कि नेक्स्ट हम इसको सिग्नेचर को इसका वेरीफाई करेंगे. अगर इसका सिग्नेचर वेरीफाई होता है तो देन इसको हम पास आउट कर देंगे. अगर सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होता तो चेक साइनिंग प्रैक्टिसेस, तो उसको चेक करेंगे. सिमिलरली हम वेरीफाई सिग्नेचर करेंगे पब्लिक की के साथ, ठीक है, पब्लिक की को यूज़ करते हुए इसको करेंगे. इसी तरीके से इसकी हम असेस करेंगे इस जो सिग्नेचर का है. एंड अगर ये फेल हो जाता है, वेरीफाई नहीं होता सिग्नेचर, तो इसकी साइनिंग प्रैक्टिस देखेंगे. एंड यहाँ पे हमारे पास रिमोट सेंटर प्रैक्टिसेस भी हैं, लोकल भी हैं, इनके थ्रू इसको हम चेक करेंगे. और देन आफ्टर दैट मैसेज फिल्टरिंग इंजन के पास जाएगी और देन हमारे पास ये इसको असेस करेगा. तो इस तरीके से हमारे पास जो DCIM का पूरा फ्लो है वो इस तरीके से परफॉर्म होगा. तो इसकी फंक्शनल डिटेल को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से DCIM फंक्शनल डिटेल परफॉर्म करता है. तो जो फिगर हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी, प्रोवाइड्स मोर डिटेल लुक एट द एलिमेंट ऑफ DKIM ऑपरेशन. कैसे परफॉर्म हो रहा है. बेसिक मैसेज प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड between a signing administrative message domain ADMD and a verifying ADMD. ठीक है. तो signing is performed by an authorized module within the signing ADMD and uses private information from a key store. तो की स्टोर से प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वो लेगा. And then verifying is performed by an authorized module within the verifying ADMD. उसके साथ the module verifies the signature or determines whether a particular signature was required. तो अब उसको determine करेगा कि signature required था. तो verifying the signature uses public information from the key store. If the signature passes, reputation information is used to access the signer and that information is passed to the message filtering system. तो message filtering system के पास जाएगी. If the signature fails or there is no signature using the author domain, अगर author domain से related नहीं है, information about signing practices related to the other can be retrieved remotely or locally. तो फिर जो रिमोटली या लोकली प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से उनको वो रिट्रीव कर लेगा. एंड दैट इंफॉर्मेशन इज पास टू द मैसेज फिल्टरिंग सिस्टम. तो फिर मैसेज फिल्टरिंग सिस्टम के पास जाएगा. द सिग्नेचर इज इंसर्टेड इनटू RFC 5322 मैसेज एज एन एडिशनल हेडर एंट्री स्टार्टिंग विद द की वर्ड DKIM सिग्नेचर. तो इस तरीके से वो कर लेगा. बिफोर ए मैसेज इज साइंड, ए प्रोसेस नोन एज canonicalization is performed on both the header and body of RF 5322 मैसेज. उसके ऊपर फिर ये हेडर के ऊपर और बॉडी के ऊपर canonicalization परफॉर्म होगी. Canonicalization is necessary to deal with the possibility of minor changes in the message made en route. The signature include a number of fields as listed in the text. तो इस तरीके से आप DCIM फंक्शनल फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको वेरीफाई करके मैसेज फिल्टरिंग इंजन के पास लेके जाते हैं एंड देन हम उसको
असेस कर लेते हैं कि ये वैलिड यूज़र है या वैलिड यूज़र नहीं है। तो DCIM का फंक्शनल फ्लो हमने देखा। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने सिक्योर ईमेल को देखा कि किस तरीके से एक ईमेल की सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। प्रिटी गुड प्रोटोकॉल हमने देखा, PGP। दैन फिर हमने SMIME को देखा, उसकी डिटेल के हवाले से डिटेल से देखा उसको कि SMIME किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन डोमेन्स की आइडेंटिफाइड ईमेल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ईमेल की सिक्योरिटी के हवाले से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।